हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने अभी अपनी कार्बनिक रसायन स्टार्ट हो चुकी है और आपने कार्बनिक रसायन के पहले लेक्चर देख लिया जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वर्गीकरण होता है और क्या होते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलोजन के एल्केन व्युत्पन्न को हम हेलो एल्केन कहते हैं और बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन जुड़ा होता है तो उनको हम हेलो एरीन कहते हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था हेलो एल्केन, हेलो एरीन और उनका वर्गीकरण। आज हमारा जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम आपको हेलो एल्केन बनाने की विधियां बताएंगे कि हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को कैसे बनाते हैं। एल्किल हैलाइड शब्द जो है वो तो हम सामान्य नाम में लेते हैं, लेकिन IUPAC में हम एल्किल हैलाइड नहीं कहते, हम इनको बोलते हैं हेलो एल्केन, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि IUPAC कहता है पहले हमें हमेशा क्रियात्मक समूह का नाम देना चाहिए और क्रियात्मक समूह का मतलब होता है हेलो। अब हेलो में अगर F लगा है तो फ्लोरो, Cl है तो ब्रोमो, I है तो आइडो एंड सो ऑन, जो भी लगा होता है हम वो लिखते हैं। आज हम आपको बनाने की विधियां बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कार्बनिक रसायन का प्रमुख हेड कौन होता है? एल्केन। फिर आपने पढ़ा था, हमने हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया था, जो मेरे हाइड्रोकार्बन के मूलभूत सिद्धांत पहला वाला लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमको जब तक बेसिक नहीं पता होते तब तक हम ऑर्गेनिक के बारे में, कार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन नहीं कर सकते। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित किया। पहला था हमारे पास संतृप्त और दूसरे थे असंतृप्त। संतृप्त में एल्केन और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। देखिए, जब हम पहली बार बनाते हैं एल्केन, कैसे बनाते हैं तो एल्केन में अगर हम एल्केन से बना रहे हैं हेलोजन, तो एल्केन में जैसा कि अपने को मालूम है कि एल्केन का जो पहला तत्व है क्या है? मीथेन। अब मीथेन की अभिक्रिया किससे निश्चित है? हमें हेलोजन बनाना है तो हम हैलाइड ले लेंगे। हमने F2 लिया तो फ्लोराइड का उत्पाद बनेगा, Cl2 लेंगे तो Br2 का बनेगा, I लेंगे, I2 लेंगे तो आयोडाइड का बनेगा। तो मैंने रिएक्शन अभिक्रिया कराई किससे? क्लोराइड की, Cl2 से। अब देखिए जरा ध्यान से कि रिएक्शन कैसे होता है। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाए थे तो ये बताया था कि अगर एकल बंध होता है तो उस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक और एक से ज्यादा हाइड्रोजन अपने स्थान से हटते हैं और उनकी जगह हेलोजन आ जाता है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने इसकी Cl2 से अभिक्रिया कराई, तो जब Cl2 से अभिक्रिया कराई, अब ये Cl के दो भाग, एक Cl ये, एक Cl ये Cl कैसा होता है? विद्युत ऋणी, और विद्युत ऋणी होने के कारण उसने क्या किया? हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे खींच लिया, अभी हमारे पास सह उत्पाद बन गया HCl और मेन प्रोडक्ट क्या हो गया? HCH और यहाँ पे आ गया Cl। हम जोड़ के लिखेंगे, क्या नाम हो गया? CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है। अब एल्केन से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो पहली बार ये हाइड्रोजन हटा, हो सकता है दोबारा भी अभिक्रिया हो। अगर हमारी अभिक्रिया धीमी गति में होती है तो एक एक करके हाइड्रोजन हटते जाते हैं। ये भी हाइड्रोजन हट सकता है, ये हाइड्रोजन भी हट सकता है और ये हाइड्रोजन भी हट सकता है, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब ही होता है यदि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अपने स्थान से हटते हैं और उनकी जगह हेलोजन आता है तो ऐसी अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हेलोजनीकरण प्रतिस्थापन क्रिया का ही प्रकार है। अब हेलोजनीकरण को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है। नंबर एक, पहली बात कि अगर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है या अनुपस्थित में अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि हेलोजनीकरण दोनों कंडीशन में, दोनों ही अवस्थाओं में संभव है। अगर की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो जैसा आपने मेरे रसायन बलगतकी के चैप्टर में पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको कि वो अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उनको प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं की गति बहुत तीखी, बहुत तीव्र होती है। अब तीव्र होने का मतलब क्या हुआ कि मैंने पहला तत्व क्या ले लिया? मीथेन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हमेशा हमें नाम जरूर लिखना चाहिए। मैंने मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराई। अभी मैंने आपको बेसिक बताया था कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को हटाना था तो हमने यहाँ पे 4 दूनी 8 ले लिए। क्यों? क्योंकि 4 तो अंदर जाएंगे। जैसा अभी देखिए, आप फिर से देख लीजिए, ये कितने हाइड्रोजन लगे? 1 2 3 4। अब ये चारों को हटाना, इसके मतलब मैंने कितने ले लिए? 4 दूनी 8।
ये सारे हाइड्रोजन किसके रूप में निकल गए, 4HCl के फॉर्म में निकल गए, ये निकल गए 4HCl, ठीक है। और अब इन चारों की जगह पे कौन आ जाएगा, Cl। जब इन चारों की जगह पे Cl आ जाएगा तो हमारा मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा, CCl4। अब चूंकि आप लोग इस स्टैंडर्ड से बड़े हो चुके हो तो आपको ऐसे नहीं लिखने खोल के, ये तो समझने के लिए हमारा उत्पाद क्या हो गया, CCl4 प्लस HCl। यानी अगर हमने प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो प्रकाश की उपस्थिति के लिए हम लोग ऊपर HNu शब्द लिखते हैं। अगर हम ये नहीं लिख सकते तो हम ऊपर प्रकाश लिखेंगे, मतलब लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। और अगर अभिक्रिया लाइट की उपस्थिति में होती है तो एक बार में सारे हाइड्रोजन हट जाते हैं और मुख्य उत्पाद बन जाता है। लेकिन हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा लाइट ही मिले। अब अगर अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी तो क्या होगा, अगर प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी तो एक एक करके हाइड्रोजन हटेंगे। देखिए पहला हाइड्रोजन हटा, एक हाइड्रोजन हटा, एक Cl अंदर आ गया और क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। क्या बना, मेथिल क्लोराइड। सबके नाम आपको याद होने चाहिए। और ये चेन रिएक्शन है, श्रृंखला में हो रहा है, लगातार चल रहा है, इसलिए हम ऐसी अभिक्रियाओं को हमेशा लगातार लिखते हैं। तो जो डालते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, जो निकलता है वो माइनस में लिखते हैं। अभी इसने फिर से अभिक्रिया की, किससे, Cl2 से अभिक्रिया की। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कम किया और एक Cl इधर बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है, तो उसको हमें मेंटेन करना है। तो 3 और 1 4 इधर पूरी हो रही है, इधर देखिए 2 और 2 4 ये भी पूरा हो रहा है। फिर से अभिक्रिया की क्योंकि अभी हाइड्रोजन और है। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और कम हो गया और एक Cl अंदर पहुंच गया, क्या बना, CaCl3। क्या नाम होता है इसका, क्लोरोफॉर्म। याद रखने नाम को, क्या बना, क्लोरोफॉर्म। अभी एक हाइड्रोजन और बचा, कह रहा है एक बार और अभिक्रिया करूंगा। एक बार और अभिक्रिया हुई और क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी किससे, अगर हमारी अभिक्रिया एल्केन से हम बना रहे होंगे हैलोजन तो ये अभिक्रिया होगी। जैसा कि हमने पढ़ा है, संतृप्त के बाद कौन आते हैं, असंतृप्त। यानी अब हम किससे बनाएंगे, एल्कीन से। एल्कीन का मतलब जिसमें द्विबंध उपस्थित होते हैं। अब एल्कीन के अंदर भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आती है, एक होती है सममिति और एक होंगे असममिति। सममिति है ना, सममिति में मतलब है कि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, और एक होंगे हमारे पास असममिति। और असममिति में मतलब इनके अंदर क्या होगा कि सिमेट्री नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल और ये अब सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं, ऐसे मान लीजिए मैंने इथीन ले लिया, ये क्या है आपका इथीन, एथ माने 2 कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड, और इसकी अभिक्रिया कराई हमने HCl से। तो एल्कीन अभिक्रिया किससे करेंगे, HCl से, HBr से, HI से। ये हमारे पास ऐसे केमिकल हैं जिनकी हम अभिक्रिया कराते हैं, जिनसे कराएंगे। सीधी बात है, अगर हमें हैलोजन बनाना है तो हमें हैलोजन वाला ही तो केमिकल यूज करना पड़ेगा। तो हमने इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के नाम से जाना जाते हैं, यानी अकार्बनिक अम्ल है ये, HCl, HBr, HI। अब देखिए अगर सममिति होती है तो हमेशा बंटवारा बराबर बराबर से होता है। जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो हमेशा दोनों बराबर बराबर आधा आधा बांट लेते हैं, केवल उत्पाद बनता है लेकिन सह उत्पाद नहीं बनता है। एक ने H रख लिया और एक ने Cl रख लिया, जैसे ही रख लिया अभी क्या बन गया उत्पाद, CH3CH2Cl। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में बंटवारा हो गया। क्या बना, इसका क्या नाम हो गया, एथिल क्लोराइड। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के जितने भी तत्व होंगे, जितने भी यौगिक बनेंगे वो कम से कम 2 कार्बन के होंगे, क्योंकि एक कार्बन वाला कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है। अब असममिति के अंदर हमारे पास नियम आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम का नाम है मार्कोनिकाफ नियम। मार्कोनिकाफ साइंटिस्ट का नाम है। मार्कोनिकाफ को आप लोग को जरूर अच्छे से याद रखना है। मार्कोनिकाफ का ये कहना था कि यदि
असम्मित, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असम्मित मतलब 3 कार्बन, असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड, अगर ये अकार्बनिक अम्ल जैसे HBr से अभिक्रिया करता है तो निगेटिव तत्व जो इसका ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन की तरफ जाता है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर एकल बंध भी है, यहाँ पे द्विबंध भी है। अगर एकल बंध भी होता है और द्विबंध भी होता है तो अभिक्रिया हमेशा द्विबंध पे होती है, क्योंकि ये असंतृप्त है और ये संतृप्त है। तो ऋणात्मक भाग किसके पास गया? उसके पास गया जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो निश्चित है कि धनात्मक पास किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। और अब हमने उत्पाद बनाया, CH3 ने तो कुछ किया ही नहीं, तो CH3 एज इट इज रहा और CH के नीचे आ गया Br और ये हो गया CH3 और नाम हो गया इसका 2-ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन कौन से नंबर पे लगा है? ब्रोमो पे लगा है। इस पे लगा है, यानी ये सेकेंडरी, जिसको हमने आप लोग को अपने पहले लेक्चर में बताया था 3 तरीके के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक मतलब CH2 के साथ हैलोजन का लगा होना, अगर CH के साथ लगा है तो द्वितीयक यानी सेकेंडरी, और अगर C के साथ अटैच होता है तो तृतीयक बोलते हैं। ठीक है, तो मार्कोनी-काफ का नियम एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे प्रोपीन अकार्बनिक अम्ल जैसे HBr के साथ अभिक्रिया करती है तो ऋणात्मक भाग उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होता है और धनात्मक पास उसके पास जाता है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर असंतृप्त होगा तो हमेशा उत्पाद बनेगा, लेकिन सह उत्पाद कभी भी नहीं, क्योंकि बंटवारा बराबर से चल रहा है। मार्कोनी-काफ के बाद अगला नियम, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका एंटी मार्कोनी-काफ। एंटी मतलब हो गया उसका अपोजिट, है ना, और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है? ये हुआ आपका एंटी मार्कोनी-काफ। एंटी मार्कोनी-काफ मतलब उसका अपोजिट हो गया। अब अपोजिट क्या हो रहा है? अभी भी नियम वही है, लेकिन कुछ इसको हम लोग परऑक्साइड प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। परऑक्साइड प्रभाव, क्योंकि ये परऑक्साइड की उपस्थिति में संभव है ये अभिक्रिया। आपको हमेशा क्या होता है जब या निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, इस तरीके के जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो MP बोर्ड हो या CBSE हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो, सभी में व्हाट हैपन व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, यानी क्या होता है जब और निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको में आपको ये दिया रहता है कि क्या होता है जब प्रोपीन HBr से अभिक्रिया करती है। तो खाली अगर उन्होंने HBr लिखा है तो मार्कोनी-काफ लगाना है। अगर मान लीजिए उन्होंने लिखा कि प्रोपीन HBr से अभिक्रिया करती है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो निश्चित है कि हमारा जो नियम लग रहा होगा वो लग रहा होगा एंटी मार्कोनी-काफ। एंटी मार्कोनी-काफ पेरोक्साइड प्रभाव या इसको खराश प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है? नियम तो यहाँ पे भी अभी भी मैंने क्या लिखा, क्योंकि इनका भी जो मुख्य इन्होंने लिया था वो क्या लिया था कि यदि असम्मित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अकार्बनिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करता है तो धनात्मक भाग उस कार्बन पे जाता है जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा। उल्टा हो गया, पहले कहाँ पे जा रहा था? कम पे, अब की कहाँ जा रहा है? ज्यादा पे, और ये किस पे चला गया? जिसपे कम। देखो आपको एक स्टोरी बताते हैं। मान लीजिए कि ये 3 भाई है, ठीक है, 1 2 3। एक भाई बहुत संपन्न है, मतलब संतृप्त है, उसने तो मना कर दिया, कुछ भी बंटवारा हो रहा मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। वो कौन सा देगा? प्रतिस्थापन कर सकता है बस। अब बचे ये 2 भाई, अब इन दोनों में भी दोनों के पास हाइड्रोजन का नंबर बराबर नहीं है, तो निश्चित जब हम 3 ले रहे हैं तो कंपैरिजन आएगा। कंपैरिजन मतलब एक बहुत और एक मीडियम और एक बहुत गरीब। ठीक है, ये वाला गरीब हो गया और ये वाला मीडियम का हो गया। बोला बंटवारा करो, बंटवारा करो, तो अब ये हुआ प्लस का और ये हुआ माइनस। ठीक है, अभी
निश्चित ये बात फैक्ट है कि जब बंटवारा होता है तो बराबरी होती है, और जब बराबरी होती है तो Br कैसे स्वभाव का है, माइनस का। जिनके ऊपर आवेश माइनस का होता है लेकिन वो स्वयं धनी होते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको कोई चीज दे दी, तो अगर मैंने आपको कोई चीज दे दी तो आपके पास ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैंने दी है तो हम होंगे धनी, लेकिन फिर भी हम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। तो निश्चित है जो ऋणी है उसको दो जिसके पास कम पड़ रहा है, समझ में आए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इसके पास पहुंची कम के पास, तो निश्चित है कि जिसके पास कम है वो ज्यादा के पास पहुंच गया, तो हमारा बैलेंस बराबर होगा। लेकिन अगर यही अब अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है तो बात उल्टी हो जाती है, निगेटिव कहाँ पहुंचेगा, जिसके पास ज्यादा है, और पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जिसके पास कम। और इसका जो मुख्य उत्पाद आएगा वो आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 देन CH2Br। ये हमेशा 1 ब्रोमो के, यानी कि पहली बार इस वाले में तो हमेशा द्वितीयक के हमारे पास उत्पाद आते हैं, और इसमें हमेशा हमें प्राथमिक के उत्पाद ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले वाले के पास Br आ गया और नाम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है मार्कोनी काफ और एंटी मार्कोनी काफ। अभी आपको आज हम पूरा क्लोराइड के प्रोडक्ट बनाना बता रहे हैं, उसके बाद आपको नेम रिएक्शन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी बताएंगे, लेकिन इसके बाद हमारा अगला मेथड आता है एल्कोहल से। अब एल्कोहल से हम देखिए कई तरीके से बना सकते हैं, आपके सामने एक फ्लो चार्ट भी बन रहा है जो आसानी से आप पेपर के समय याद करते जाते समय याद कर सकते हैं। एल्कोहल में हमने सबसे पहले अभिक्रिया कराई HCl से। अब देखिए एल्कोहल के हमने HCl से अभिक्रिया कराई, क्या हुई होगी, C2H5OH की मैंने HCl से अभिक्रिया कराई, ठीक, क्या हुआ, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका H और इसका OH, समझ आ रहा है, इसका OH और इसका H, ये क्या लिया हमने, एथिल एल्कोहल। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको फॉर्मूले भी लिखे हुए दिखाए थे। अब क्या बना, ये निकल गया C2H5Cl और क्या निकल गया H2O, ठीक है। हमें हैलाइड ही तो बनाने थे, क्लोरो के उत्पाद बनाना था, सीधी सी बात, हमने क्लोरो का ही रसायन डाला, अकार्बनिक अम्ल डाला और उत्पाद बन गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम इसकी अभिक्रिया PCl5 से करा दे, PCl5 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर हम हैलोजन के उत्पाद बनाना चाह रहे हैं तो हमें हैलोजन के ही तो यौगिक डालने पड़ेंगे। जैसे मान लो हमें कोई चीज मीठी बनानी है तो हमें शक्कर चाहिए, गुड़ चाहिए, सैक्रीन चाहिए, कोई मीठी चीजें तो चाहिए होगी। तो अगर हमें हैलाइड बनाने तो हमें हैलाइड से ही संबंधित यौगिकों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम HNO3 डाल दें, और HNO3 डालेंगे तो नाइट्रो का उत्पाद आएगा। हमारी जो डिमांड है हम उस हिसाब से प्रयोग करने। हमने अगली अभिक्रिया कराई PCl5, PCl5 का नाम होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभिक्रिया कैसे हुई, C2H5OH ने PCl5 से अभिक्रिया की। PCl5 की एक आदत होती है जो आप लोग को भी अपने पॉइंट को याद रख लेना है कि PCl5 जब भी अभिक्रिया करता है तो वो POCl3, इसका नाम है फॉस्फोरल क्लोराइड, जरूर निकालता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इसने ले लिए और यहाँ से कितने क्लोरीन है इसके पास, 5 में से 3 तो खुद अपने पास रख रहा है। अब बचा हाइड्रोजन, बोला मुझे भी हटना है, मैं कैसे हटूं, क्योंकि पूरा क्रियात्मक समूह अल्कोहल हटेगा, तो O तो निकल गया POCl3 में, H बोला मुझे भी एक H दिलवा, Cl दिलवा दो, और ये क्या निकल गया HCl। बचा हुआ क्या बना, C2H5Cl, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट अभिक्रिया होती है PCl3 से। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से अगर अभिक्रिया होगी, लेकिन आप लोग को हमेशा इसमें सह उत्पाद याद रखने, ये तो हैलाइड बना, इसका सह उत्पाद होता है H3PO3 और क्या बना, C2H5Cl। अब ये कह रहा है मुझे H3PO3 निकालना ही है, और H3PO3 निकालना है तो यहाँ पे H कितने होने चाहिए, 3, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया और क्या बन गया, 3H निकल आए आपके पास। देखिए ये लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन भी 3 की जरूरत थी, ये 3 यहाँ पे दिख रहे हैं,
और क्या बन गया H3PO3 और हर बार आपका उत्पाद आता जा रहा है क्या एथिल क्लोराइड। एक मेथड और बचा अल्कोहल से बनाने का जिसका नाम है रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 मतलब रिएक्शन हो रहा है थायोनिल क्लोराइड से, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। सबसे बेस्ट मेथड होता है अल्कोहल से हैलाइड बनाने के लिए। जब हम थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट आता है C2H5। पहले देखिए हमेशा बाई प्रोडक्ट बनाना सीखिए। ये O ये SO ले लेगा और क्या बना देगा SO2। H बोला मुझे भी निकालना है क्योंकि क्रियात्मक समूह हटेगा और हटेगा तो ये क्या हो गया HCl, ये निकल गया, बचा क्या एक Cl और ये बन गया फिर एथिल क्लोराइड। तो इस तरीके से देखिए आपके पास पूरा चार्ट तैयार हो गया कि अगर हमें क्लोराइड के प्रोडक्ट बनाने तो हमारे पास इतने मेथड होते हैं जिनसे जैसे हम एल्केन से, जैसे हम एल्कीन से और जैसे हम एल्काइन से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे मैं अपने लेक्चर्स में और भी चीज़ आपको बताती रहूँगी और आप देखते रहिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिए। थैंक यू। बहुत देर हो गई।